हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आगे हम लोग लेक्चर 10 पे फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लेक्चर 9 तक क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने लेक्चर 9 में स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कि फ्रिक्शन में बेसिकली इस लेवल पे किस टाइप की प्रॉब्लम हमें मिल सकती हैं। अब बनने को तो बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर सॉल्व करना सीख गए तो बाकी सब भी सॉल्व कर लोगे। अच्छा, हम लोगों ने 3 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ ली थी लास्ट वाले लेक्चर में। आज बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 2 ब्लॉक सिस्टम। 2 ब्लॉक सिस्टम का मतलब है कि एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखी होगी और उस पर फोर्सेस लग रही हैं, तो उनके साथ क्या होगा भाई, मोशन होगा कि नहीं होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसमें मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। बच्चों को ध्यान से देखना, और वो लास्ट वाले जो केसेस हम लोगों ने पढ़े थे अगर नहीं देखें तो देख लेना जाके। चलो बच्चों, ध्यान से समझते हैं इसमें। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हम लोग थोड़ा इसमें टाइम लेके समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियां बच्चे करते हैं। होता क्या है कि आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन गलत ले लोगे, कभी एक्सेलरेशन गलत निकालोगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो समझो पहले कि 2 ब्लॉक सिस्टम है क्या भाई। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक ए है जो ब्लॉक बी पर रखी हुई है और ये दोनों ब्लॉक ग्राउंड पे रखी हुई हैं। कह दोगे सर ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि मान लो इस ब्लॉक ए पर हम कोई फोर्स एफ लगा दें, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मान लो ए और बी का जो कांटेक्ट है यहाँ पर, ये वाली जो सरफेस है, अगर ये स्मूथ होती, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन ना होता, तो ए जो है इसके ऊपर आराम से स्लाइड कर जाता, बी वहीं की वहीं रहती, क्योंकि फोर्स हमने ए पर लगाई है। कह दोगे सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो हम लोग को पता है कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन बेसिकली एक टाइप का ग्लू है जो दोनों सरफेस को एक साथ जोड़ के रखना चाहता है। आप जब फोर्स ए पर लगाओगे और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर सफिशिएंट है, तो हो सकता है ये दोनों ब्लॉक एक साथ चिपक के आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? या एक साथ आगे ना बढ़े, तो ए किसी एक वेलोसिटी से आगे बढ़े, बी किसी दूसरी वेलोसिटी से आगे बढ़े, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, ये भी केस हो सकता है। तो वो कब होगा? जब फ्रिक्शन होगा। अब ये भी है बात यहाँ पर कि ऐसे प्रॉब्लम्स में पूछा क्या जाता है। देखो सबसे पहले बच्चों दे क्या रखा होगा, मान लो ए और बी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ये 1 है सरफेस, और बी, और ये है आपका ग्राउंड, ठीक है। ये है आपकी 2 वाली कॉन्टैक्ट सरफेस। कह दोगे सर ठीक है। अब दिया क्या होता है बच्चों, जनरली ए और बी की जो सरफेस है, इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा होगा, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है म्यू एस 1। 1 का मतलब है फॉर सरफेस 1, यानी कि ए और बी का जो कॉन्टैक्ट है। और म्यू के की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, दे रखी है म्यू के 1। इसको सही से लिख देता हूँ मैं, क्या क्या दे रखा है, म्यू एस 1 कॉमा म्यू के 1। कह दोगे सर ठीक है। और बी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस 2 कॉमा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के 2। 2 का मतलब सेकंड वाली सरफेस। कह दोगे सर ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि भाई बताओ बताओ क्या बताओ, फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सरफेसेस मतलब यहाँ पर कौन सी सरफेस? कॉन्टैक्ट सरफेस। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, या बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, अगर मूवमेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। कह दोगे सर ये तो निकालना बहुत आसान है। बच्चों बिल्कुल आसान ही है। कोई भी टॉपिक हम लोग जब से पढ़ रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हम लोग कर क्या रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं। क्या मैं सेकंड इक्वेशन बोलने जा रहा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे। बस यहाँ पर हमें फ्रिक्शन का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि इसमें करना क्या है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहला काम आपको जो करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, आपको हर सरफेस जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसमें आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। जैसे ए और बी है, तो मैं मान लेता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज सरफेस 1, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो सरफेस 1 पे बच्चों पता है हम लोग क्या क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन 1। अब 1 का मतलब जहां पर भी मैं 1 लिखूं इसका मतलब 1 वाली सरफेस की बात हो रही।
ए और बी के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब फोर्स लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ब्लॉक मूव ही कर जाए, हमें ये पता करना है कि फ्रिक्शन की कंडीशन कैसे होगी, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा। अगर स्लिपिंग होगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, स्लिपिंग नहीं होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन हमें अभी पता नहीं है, इसलिए हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, वो हम लोग बाद में पता करेंगे। तो देखो FL1 की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता है क्या होता है, μS1 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू N1। अब ये N1 क्या है, N1 है बच्चों इस वाले पॉइंट पर ये जो कॉन्टैक्ट रिएक्शन आएगी, नॉर्मल रिएक्शन N1। आपको भी पता है नॉर्मल रिएक्शन एक आती है, और हमें पता है कि जब हम दो सरफेस को कंसीडर करते हैं तो A के ऊपर B की जो रिएक्शन है वो है N1, उसी तरह B पर A की जो रिएक्शन होगी वो इक्वल अपोजिट होगी, वो N1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर B और ग्राउंड के बीच में ये होगी N2, और ग्राउंड पर क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट N2। ये बच्चों मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आप जब ड्रॉ करोगे तो सिंगल ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे ही दिखाना, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ए का जो मास है उसको हम मान लेते हैं M1 है, और बी का जो मास है वो हम मान लेते हैं M2। कह दोगे सर ठीक है। अब बात आती है N1 कैसे निकालेंगे। N1 निकालने के लिए भाई आपको पता है, ये सब हम मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। ए का मास कितना है M1, तो इसका वेट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ M1G, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रही है N1। और आपको पता है वाई डायरेक्शन में तो किसी टाइप का मोशन है नहीं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम जब लगाओगे तो N1 ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, N1 कितना आ जाएगा, M1G आ जाएगा कि नहीं। ये वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो आपको FL1 पता चल जाएगा। उसी तरह से FK1 काइनेटिक फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू होगी, वो हो जाएगी μK1 इंटू N1। सारी वैल्यू पता चल जाएंगी, कह दोगे सर बिल्कुल पता चल जाएगी। उसी तरह कॉन्टैक्ट बिटवीन बी एंड ग्राउंड, मतलब बी और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट है इज सरफेस टू हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, FL2 क्या हो जाएगा, μS2 इंटू N2 हो जाएगा कि नहीं। आप कहोगे सर N2 कैसे निकालेंगे, वो सब बता देंगे अभी। जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको सबको पता है, वो तुरंत बता देंगे। FK2 कितना हो जाएगा बच्चों, μK2 इंटू N2। अब बात आती है N2 निकालने के लिए आपको B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको देखो फिर मैं बताता हूँ, चलो जल्दी से देखो इसको। अब देखो बच्चों, B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब है कि B पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं। भाई B का जो मास है M2, वो नीचे की तरफ उसका वेट लगेगा M2G, और B पे जो ग्राउंड से रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा N2, ठीक है। और अभी हमने देखा कि B पर जो A का एक्शन आएगा वो आएगा N1 नीचे की तरफ, ये भी हमें पता है। ये सब हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना बार बार, ठीक है। ये हो गया N2, ये हो गया N1। अब यहाँ पर बच्चों जब इक्विलिब्रियम लगाओगे तो देखो क्या होगा, ऊपर वाली फोर्स कौन सी है N2, इसको पॉजिटिव ले लो, नीचे वाली फोर्सेस को निगेटिव ले लो, तो माइनस का N1 माइनस का M2G इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से N2 कितना आ जाएगा, N1 प्लस M2G, ठीक है। और N1 आपका पता है आपको कितना है, M1G, तो N2 कितना आ जाएगा आपका, N2 आ जाएगा M1 प्लस M2G। बात समझ गए, क्या दोगे सर बिल्कुल समझ गए। और ये तो बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा आप दिमाग भी लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स या मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, ये 1 वाली जो सरफेस है इसके ऊपर वेट कितना है, सिर्फ A ब्लॉक का वेट है, तो 1 पे जो रिएक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन वो A का वेट होगी M1 इंटू G। और ये जो 2 वाली सरफेस है इस पर दोनों ब्लॉक का वेट है, तो 2 पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगा, A और B का कंबाइंड वेट M1 प्लस M2G, वही आ रहा है यहाँ पर। और हम लोग जब नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे सारी, तो हम लोग FL1, FK1, FL2, FK2 ये सब निकाल लेंगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में बच्चों पता क्या होगा, किसी क्वेश्चन में आपको ये सेपरेट वैल्यू नहीं दे रखी होंगी, वो डायरेक्टली बोल देगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज इतना एंड बिटवीन B एंड ग्राउंड इज इतना। तो वहां पर आपको अलग अलग चीजें निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक वैल्यू निकालोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो वैल्यू आपकी हर जगह काम आ जाएगी, ठीक है। कह दोगे सर ये तो समझिए। ये बच्चों जो मैं बता रहा हूँ अभी प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतनी चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक है। चलो ये समझिए।
अब बात आती है कि केस क्या क्या हो सकते हैं। भाई आप फोर्स लगा रहे हो जब ब्लॉक पर और दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। वहाँ पर बच्चों पहला केस जो मैंने आपको बताया अभी कि ब्लॉक्स जो हैं एक साथ चल सकती हैं, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। टुगेदर मूव करने का मतलब है ये इनके बीच में जो ग्लू है, जो फ्रिक्शन है, वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट है कि वो दोनों को चिपका के एक साथ आगे बढ़ा रहा है। तो ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा जब आप फोर्स लगाओगे। बात समझ गए? तो एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या है कि ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, कि भैया ग्लू तो है, फ्रिक्शन तो है, लेकिन वो इतना नहीं कि दोनों को एक साथ सेम एक्सेलरेशन से चला सके। ये हो सकता है कि जिस पर ब्लॉक पे फोर्स लग रही है उसका एक्सेलरेशन कुछ और हो, नीचे वाले का कुछ हो, लेकिन दोनों बढ़ेंगे आगे। बात समझ गए? तो इस केस में क्या होगा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो ये हो गया ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। तीसरा केस है बच्चों कि लोअर ब्लॉक इज एट रेस्ट। लोअर ब्लॉक इज एट रेस्ट ये कब होगा? देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी बताया था कि फ्रिक्शन तो दोनों सरफेसेस के बीच में है, यानी ए और बी के बीच में भी है और बी और ग्राउंड के बीच में है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पर ये लगाओ कि मान लो ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है, यानी कि हम अभी ग्लू की बात करते हैं, वो कमज़ोर है और बी और ग्राउंड के बीच में आपने फेविक्विक लगा रखा है, मतलब बहुत स्ट्रांग आपने जो है यहाँ पर एक ग्लू लगा रखा है, फ्रिक्शन है। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ऐसा एक केस हो सकता है कि भाई ये फोर्स ए और बी के जो ग्लू है उसके बॉन्ड को तो तोड़ दे, लेकिन बी और ग्राउंड के बीच में जो बॉन्ड है उसको ना तोड़ पाए। तो क्या होगा, ए वाली आगे बढ़ जाएगी, बी वहीं की वहीं रहेगी। हो सकता है कि नहीं? ये भी हो सकता है कि ए को भी ना तोड़ पाए तो दोनों रेस्ट में रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये सारे केसेस हम लोग को देखने हैं। और ये केसेस बच्चों पता है क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि इसमें कौन सा केस हो रहा है, ये आपको पता करना होगा। इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम स्पेशल होती है कि होगा क्या वहां पर, दोनों एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे या मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर जो ये नोट लिखा हुआ, नोट क्या है, द फोर्स कैन आइदर एक्ट ऑन द अपर ब्लॉक और द लोअर ब्लॉक और बोथ द ब्लॉक्स। इन केस ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स देयर डायरेक्शन कैन बी सेम और डिफरेंट। कहना ये चाह रहा है बच्चों बेसिकली, जैसे मैंने अभी ऊपर वाली ब्लॉक पे फोर्स लगा के दिखाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फोर्स आपकी नीचे वाली ब्लॉक पर भी लग सकती है इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर ये तो ऊपर वाली ब्लॉक से नीचे वाली ब्लॉक में फोर्स लगा दी, अब क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लगेगा। ठीक है, नीचे वाली ब्लॉक में लगा दी, या ये भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक में लगी हो, और ये भी हो सकता है कि एक ब्लॉक पे किसी और डायरेक्शन में फोर्स हो, एक ब्लॉक पे किसी और डायरेक्शन में फोर्स हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चों मोर और लेस सब में सेम लगेगा। इसको देख लो। फिर हम लोग अब चलते हैं उन स्टेप्स पे जो हमें यहाँ पर लेनी है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों? अच्छा, जो मैं पॉइंट यहाँ कह रहा हूँ उनको लिख जरूर लेना, वरना इन प्रॉब्लम्स में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिटरली बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे, कुछ जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो आपसे गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि मुझसे भी होती थी। मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लेता था, ये सब गलतियां होती थी। चलो, सबसे पहला स्टेप बच्चों जो यहाँ पर दिख रहा होगा वो क्या लिखा है, ड्रॉ द कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक्स एंड कैलकुलेट लिमिटिंग फ्रिक्शन इफ इट इज देयर। इफ इट इज देयर का मतलब होता है कि अगर है तो कैलकुलेट करो। अब ये जो दूसरा लाइन लिखी हुई है उसको अभी बाद में समझते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हमें यही पता करना है कि भैया ब्लॉक्स मूव भी करेंगी कि वहीं की वहीं रहेंगी। मतलब ये जो बी वाली ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक, ये ग्राउंड पे ही रहेगी कि ये मूव कर सकती है। भाई फोर्स आप लगा रहे हो तो कोई ज़रूरी थोड़ा कि ब्लॉक मूव ही कर जाएंगे। अगर फोर्स कम है तो हो सकता है वो वहीं की वहीं रहे। तो ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एफबीडी बनाओ। कंबाइंड एफबीडी का मतलब है कि हमने अभी ब्लॉक को अलग अलग नहीं करा है, इनको हमने बाकी सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ही होता है कि आप उसको बाकी सराउंडिंग से आइसोलेट कर दीजिए और उस पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो दिखाओ। अब कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, पहला केस हम लोग यही वाला देख लेते हैं कि फोर्स जब अपर ब्लॉक पे लग रही है। ठीक है, बाकी सारे केसेस आप न्यूमेरिकल में सब समझ जाओगे, एक एक न्यूमेरिकल हम लोग हर केस का सॉल्व कर लेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, ए और बी दो ब्लॉक है, एफ ए पर लग रही है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो अब इस डायग्राम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों कंबाइंड एफबीडी बना रहे हैं, लेकिन बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो आएगा। ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि वो वैल्यू है F2। ठीक है, F2 आपने मान ली। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी, ब्लॉक बी एंड ग्राउंड। कह दोगे सर ये क्यों पता कर रहे हैं, अभी सब पता चलेगा, चिंता मत करो। अब बच्चों जरा ध्यान से समझना,
अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोर्स इसको तभी आगे बढ़ा पाएगी इस सिस्टम को जब बी के और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा फोर्स लग रही हो। ये तो हम लोगों ने पहला वाला केस देखा था कि मोशन तभी तो पॉसिबल है जब इसकी फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो इतनी हो कि इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे। तो इस वाले फ्रिक्शन की बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? FL2। और इसीलिए मैंने कहा बच्चों सबसे पहले सारी फ्रिक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। वो मैंने अभी बताई भी थी, वो कैसे आएगी? वो आएगी μs2 इंटू N2। यहाँ पर पहुँच जाओ, कहाँ पर पहुँच जाओ? जहाँ हम लोगों ने समझा था। देखो FL2 हमने निकाला μs2 इंटू N2, ठीक है। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू पता चल गई बिटवीन बी एंड द ग्राउंड। अब मोशन कब पॉसिबल है? जब फोर्स की वैल्यू μs2, N2 से ज़्यादा होगी, या कह दें कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगी, देन ब्लॉक्स कैन मूव। कैन मूव क्या? मूव तो करेंगी ही, लेकिन अब यहाँ पर एक ये तो हमें पता चल गया कि मोशन होगा भाई, लेकिन मोशन कैसा होगा? दोनों एक साथ जाएंगे आगे, या ए पहले जाएगी बी बाद में जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ऐसा कुछ होगा। तो वो हम आगे वाले स्टेप में जानेंगे। अभी बस इतना पता चला कि ब्लॉक्स का मोशन पॉसिबल है, और कब पॉसिबल है? जब हम बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू FL2 निकाले, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा अगर फोर्स लग रही है तभी ब्लॉक्स चल सकती हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस ही बात है, आपको समझ में भी आ गई होगी। कह दोगे सर इतना हमें समझ में आ गया। जब आप ये इस्टेब्लिश कर लोगे बच्चों, देखो हमें यहाँ पर स्टेट ऑफ फ्रिक्शन पता करनी है। स्टेट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि भैया हम ये देखेंगे क्या ये दोनों सरफेस एक साथ चल रही हैं। अगर एक साथ चल रही हैं तो इसका मतलब दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन की, यानी स्लिपिंग तो हो नहीं रही। लेकिन अगर स्लिपिंग हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो एक बार जब हमने पता कर लिया कि ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही हैं, ये इस वाली कंडीशन, तो ऑब्वियस सी बात है बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू लेंगे वो बच्चों कौन सी होगी? वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, F2 की वैल्यू लेंगे। बात समझ गए कि नहीं? ये तो हमने सिर्फ इसलिए यूज करा पता करने के लिए कि मूव करेगी कि नहीं। जब ये स्टैब्लिश कर लिया कि हाँ मोशन होगा तो कौन सी फ्रिक्शन वैल्यू आएगी? F2। इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसको देखो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, ठीक है। ये बच्चों सारे पॉइंट लिख जरूर लेना। अब देखो स्टेप 2 बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इस पर अभी हम लोग, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर यहाँ पर जो लिखा है उसको पढ़ दूंगा। सबसे पहला काम तो आपको स्टेप 2 में यही करना है, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन एज्यूमिंग कंबाइंड मोशन। अब देखो ये ब्लॉक कैसे भी मूव कर सकती हैं, अलग अलग मूव कर सकती हैं, दोनों साथ में मूव कर सकती हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये एज्यूम कर लेना है कि ये दोनों एक साथ कंबाइंड एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बढ़ रही हैं, लेकिन हमें मान लेना है कि बढ़ेंगे। बाद में हम पता करेंगे कि क्या ऐसा सही माना है हमने या गलत माना है। बात समझ रहे हो? इसमें ऐसे रिवर्स टाइप की अप्रोच चलती है। तो हम लोग उसको करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप ध्यान से समझना बच्चों। हम क्या कहेंगे कि भाई हमने कैसे माना है, ए है, ये ब्लॉक बी है, और अब हमने जब इस्टेब्लिश कर लिया है सिंस ब्लॉक बी विथ ए इज मूविंग F2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बच्चों? FK2 होगी कि नहीं? अभी मैंने बताया जब मोशन इस्टेब्लिश कर लिया है तो ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? FK2। अब आपको इन दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना है। कंबाइंड एक्सेलरेशन मतलब हमने मान लिया है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ आगे बढ़ रही हैं। अब देखो फोर्स किस डायरेक्शन में बच्चों लग रही है? फोर्स लग रही है इस वाली डायरेक्शन में। हमने एक्सेलरेशन कॉमन मान लिया है AC, किस डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। इस पूरे सिस्टम पे दो फोर्सेस हैं, एक तो अप्लाइड फोर्स और ये बी और ग्राउंड के बीच की FK2, ठीक। अब बात आती है एक्सेलरेशन सर कैसे पता चलेगा कंबाइंड? ये तो बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। हम क्या करेंगे, इस कंबाइंड सिस्टम पे लगा देंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, इस डायरेक्शन को अगर हम x डायरेक्शन मान ले तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा Fx नेट सम ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन AC। अब यहाँ पर बच्चों देखो मास क्या होगा, यहाँ पर मास ये जो होगा वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर A का मास ले लेते हैं M1 और B का मास हमने लिया था M2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सरफेस 1 थी, ये सरफेस 2 थी।
अब ये वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में देखो कौन कौन सी है। फ्रिक्शन, ये जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एफ के टू ये निगेटिव है, तो यहाँ पर एफ माइनस एफ के टू इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन ac। ठीक है, अब कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, f माइनस एफ के टू अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये आपको मिल गया। अब देखो फिर मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन यही हो, हमने मान लिया है इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी सब एक एक स्टेप जानेंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि ये जो एफ के टू आप निकाल रहे हो, आपने n2 ले लिया और म्यू के टू की वैल्यू ले ली। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी तो आप म्यू इंटू एन की वैल्यू, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज़ कर रहे हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ कर रहे हो, जब एक ही वैल्यू दी हो तो उसको ही हर जगह यूज़ करना। बात समझ गए? चलो इसको देख लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ अब इसमें क्या करना है। अब बच्चों इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें ये तो पता चल गया कि भैया मोशन हो रहा है, और अगर मोशन कंबाइंड तरीके से हो रहा है तो एक्सेलरेशन इतना आएगा, ये सब हमें पता चल गया। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि क्या ऐसा होगा, वो कैसे पता करेंगे। उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप इस टाइप की प्रॉब्लम देखना जिसमें कोई एक फोर्स लग रही हो किसी एक ब्लॉक पर, तब ये देखना कि जो दूसरी वाली ब्लॉक है जिस पर फोर्स ना लग रही हो उसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। क्यों बनाना वो सब अभी पता चल जाएगा, इसको देखो। ठीक है बच्चों, घबराओ मत, सब समझेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग शुरुआत से रिवाइज भी कर लेंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है, ये मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि अलग अलग ड्रॉ करूँ, समझ में आ जाए। सीधी है ना ये लाइन? नहीं है सीधी। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। बताओ, स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींची जा रही, कैसे काम चलेगा? चलो छोड़ो। हाँ, अब देखो बच्चों क्या है, अगर मैं ए का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना मेरा फोकस है बी पर, क्योंकि बी पर फोर्स नहीं लग रही है। बी पर अप्लाइड फोर्स हमारी किस पर लग रही? ए पर लग रही। अब बी पर जब आप यहाँ पर अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बच्चों एक बात ध्यान से समझो, पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में जा रहा है आगे? इस वाले डायरेक्शन में। और किस एक्सेलरेशन से? AC। तो ए पर तो एक फोर्स दिख रही है जो उसको आगे लेके जा रही है। बी पर हमें सिर्फ यही फोर्स जो दिख रही थी FK2 ग्राउंड और बी के बीच में, लेकिन जब अलग अलग कर देंगे तो ए और बी के बीच में भी जो फ्रिक्शन है वो भी हमें दिखने लगेगा। अब बात आती है, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो फ्रिक्शन है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसमें बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ बेसिकली यूज़ करना, तुरंत आप आंसर बता दोगे। तो एक आंसर एक तरीके से ऐसे बता सकते हो कि आप इमेजिन करो कि ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में जाएगी तो उस पर फोर्स इस ये सब मत करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? कि भाई बी को आगे बढ़ाने वाला तो कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है। भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नेट फोर्स उस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी तो इधर मूव कर जाएगा। तो यानी कि बी पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो कहाँ से आ रही है? ए और बी का फ्रिक्शन। इसको हम इस केस में अभी एफ मान लेते हैं। ठीक है, एफ मान लेते हैं। और ऑब्वियस ही बात है कि जब आप इस पे इस डायरेक्शन पे दिखा दोगे तो ए पर किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमेशा ऐसा होगा? नहीं बच्चों, अगर फोर्स का कुछ अलग डायरेक्शन है तो अलग चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब कॉमन सेंस से भी निकालना चाहोगे तो कैसे होगा? भाई ए पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में। तो इस पर जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि ए बी पर आगे बढ़ना चाहती, बी ए के रिस्पेक्ट में पीछे जाना चाहती है, तो इस पर फ्रिक्शन क्या है? आगे की तरफ। ये सब मैं बता चुका हूँ। चलो ये हो गया। अब बात आती है कि अवेलेबल फ्रिक्शन और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है। कहते हो कि सर ये क्या बोलने लगे हो आप? अभी समझाता हूँ। देखो ये दोनों जो सरफेस आपस में ऐसे रखी हुई, मैं जब फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने कह दिया, मैंने मान लिया कि ये इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इतना है कि ये दोनों सफिशेंट इतना फ्रिक्शन दे रहा है कि ये दोनों कंबाइंड आगे बढ़ सकती हैं। किस एक्सेलरेशन से? AC एक्सेलरेशन। तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू, मतलब हमने जो माना है उसको सही ठहराने के लिए एटलीस्ट इतना फ्रिक्शन होना चाहिए। मतलब बेसिकली कह दें ग्लू जो है उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो कंबाइंड AC एक्सेलरेशन से आगे बढ़ पाए। और एक हमें पता है कि अवेलेबल फ्रिक्शन है। अवेलेबल फ्रिक्शन मतलब FL1, ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? म्यू एस इंटू एन, यही तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये हमें
हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, हमें अब पता करना है कि कितनी रिक्वायर्ड वैल्यू है, हमने जो माना है उस हिसाब से कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, तो वो हम लोग एफ मान लेते हैं। अब मैं यहां पर कुछ लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी बच्चों क्या होगा, वो हो जाएगा FL1, जिसकी वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितनी थी, μS1 इंटू N1। ये मानते हो कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल मानते हैं। और हमें क्या पता करना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, जो कि कितना है, F है। हमें इसी की वैल्यू पता करनी है। अब कह दोगे सर ये कैसे पता करेंगे, देखो मैं एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, ये मैं 50,000 बार बोल चुका हूँ कि दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 0 से μS इंटू N तक, यानी लिमिटिंग वैल्यू तक। हमने जो यहाँ पर वैल्यू लिखी है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है, वैल्यू इसके बीच में 0 से इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि फोर्स कितनी लग रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इस टाइप से हमें पता करना है। तो अब इसको पता करने के लिए बच्चों हमें ब्लॉक बी पे ध्यान देना होगा। देखो ब्लॉक बी पे कौन सी फोर्स हमें पता है, Fk2 तो पता ही है। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन बच्चों किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही, AC एक्सेलरेशन से बढ़ रही, ब्लॉक ए भी AC एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही। तो हमें सिंपली कर क्या देना है, ब्लॉक बी पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर देना है, क्योंकि Fk2 और AC तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो F की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल पता चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन बी पर अप्लाई करो। तो बच्चों देखो बी पे कौन सी सारी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, सिर्फ ये फ्रिक्शन है, Fk2 तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F माइनस Fk2 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक बी mb इंटू AC। हो जाएगा कि नहीं, क्या दोगे से, mb मत लिखो, यहाँ पर मैंने m2 माना था इसको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, m2 इंटू AC, ठीक है, क्या दोगे सर बिल्कुल, ये है मास m1 इसका और ये है m2। अब बच्चों इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो Fk2 आप पहले ही निकाल चुके हो, वो कितना था, μk2 इंटू N2, और ये आपको मिल जाएगा, F की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ये वैल्यू क्या है, ये है हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों ध्यान से समझना, यही दो वैल्यू हमें बता देंगी कि भैया हमारी दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलने वाली है कि वो अलग अलग चलेंगी। कैसे, अब समझना, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन हमारे पास कितना है, इतना है, μS1 इंटू N1। रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, वो इतनी है। अब ये बताओ, एक वैल्यू आ रही है 20, मान लो हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है 40, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ रहा है 80, कि मतलब भैया हम कह रहे हैं जो ग्लू की स्ट्रेंथ है अभी जो मौजूद है इस सरफेस के बीच में, वो मैक्सिमम कितनी है 40, और हमें कितनी चाहिए ग्लू की स्ट्रेंथ 80। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉन्ड टूट जाएगा, वो तो ब्लॉक आगे बढ़ जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। अगर ग्लू की स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड है वो 20 है और अवेलेबल कितनी है 40, यानी कि हमें कम की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल ज़्यादा है, तो ये कंबाइंड आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, ऐसे आएगी, इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन FL1, blocks will move together, तब ब्लॉक्स एक साथ चलेंगी। अब क्वेश्चन एक और आएगा कि जब ब्लॉक्स टुगेदर चलेंगी विथ एक्सेलरेशन AC आप पहले ही मेजर कर चुके हो, कैलकुलेट कर चुके हो, तो आपको आंसर मिल गया। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या होगा उसका, इसको देखो फिर मैं बताता हूँ। अभी कंफ्यूज मत होना बच्चों, शुरुआत से एक एक चीज़ देखो। हम लोगों ने कंबाइंड एक्सेलरेशन निकाला, जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रही थी उस पर सारी फोर्सेस फ्रिक्शन की दिखाई, फिर हम लोगों ने उसमें क्या करा, न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से फ्रिक्शन की एक वैल्यू निकाली, और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कैलकुलेट करी ए और बी के बीच में। फिर हमने चेक करा कि क्या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू अवेलेबल फ्रिक्शन से कम है, अगर वो कम है तो ब्लॉक दोनों एक साथ चिपक के चलेंगी विथ कॉमन एक्सेलरेशन AC।
एक्सेलरेशन, ON लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब बात आती है, सर ये तो हम समझ गए, लेकिन अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? आंसर तो हमारा आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा बच्चों? इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका AC, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके, यानी जो आपने माना था एकदम सही माना था। और फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन बिटवीन, अब ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, इसको मान लेते हैं इज इक्वल टू F1 से का मतलब है हमने बोल दिया कि F1 है। अभी हमने माना कितना था? देखो माना था F, लेकिन अब हमें बताना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तो F1 मान लो उसको। F1 की वैल्यू बच्चों इस केस में हो जाएगी F के बराबर। बात समझे? कह दोगे सर कैसे? देखो ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? 0 से लेकर लिमिटिंग वैल्यू तक। लेकिन जो हमने कंडीशंस देखी उसमें हमने देखा कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू इस एक्सेलरेशन के लिए आ रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है। तो जो कम वाली वैल्यू होगी वही तो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। मैक्सिमम तो ये है, लेकिन जो एक्चुअली फ्रिक्शन वहाँ लग रहा है वो कितना है? F है। तो यहाँ पर आप कह दोगे कि फ्रिक्शन बिटवीन, ये F1 मत मानो ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कह दोगे एक नया टर्म आपने लगा दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू F। बात समझ के? FL1 नहीं, F, ठीक है। और फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड और बी के बीच में कितना होगा? वो तो हम सबसे पहले एस्टेब्लिश कर चुके थे कि भैया मोशन स्लिपिंग हो ही रही है, तो वहां पर तो फ्रिक्शन F2 ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा उस केस में जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रही होंगी, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कंडीशन है, इंपॉर्टेंट मार लो इस पर, इनफाइनाइट बार स्टार, ठीक है। चलो तो हम लोग समझ गए, ये पूरा समझ गए। अब हम लोग स्टेप 2 पर आ जाते हैं, जो मैंने बताया है वही सब लिखा हुआ है। नाउ मेक FBD ऑफ ब्लॉक ऑन विच फोर्स इज नॉट अप्लाइड एंड फाइंड फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट कंबाइंडली, ठीक है। कंपेयर दिस रिक्वायर्ड वैल्यू विद द अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। इफ F इज लेस देन और इक्वल टू, ये में इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू FL, देन ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर with common acceleration AC, otherwise they move, they will not move, otherwise they will not move together, ठीक है। अगर F की वैल्यू FL से ज़्यादा आ गई तब आपकी एक साथ मूव नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अवेलेबल उतना है नहीं। इतना समझ के बच्चों, इतना टाइम लेके मैंने इसलिए समझाया है ताकि जब आप शुरुआत में सब कुछ समझ जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में इशू नहीं होगा। जैसे वो कहावत नहीं कही जाती कि प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा आप पसीना बहा लोगे, वॉर में उतना ज़्यादा कम खून बहोगे, वैसा ही वाला हाल है। तो आपने समझने के लिए इतनी मेहनत कर ली, तो अब न्यूमेरिकल आएगा तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। चलो बहुत बातें हो गई। अब क्या कह रहा है, तीसरा स्टेप क्या है? इफ़ दे आर मूविंग सेपरेटली, यानी कि अब क्या है, अब ऐसा केस आ गया कि अगर इफ़ F की वैल्यू FL से ज़्यादा आ गई, FL1 से, यहाँ पर 1 की बात यानी A और B के बीच की बात हो रही, तब क्या होगा? ड्रॉ द इंडिविजुअल FBDs ऑफ बोथ ब्लॉक्स विथ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग वेर एवर एप्लीकेबल, फाइंड द इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक यूजिंग न्यूटन सेकेंड। बहुत सिंपल सी बच्चों बात है कि अब जब हमने जान लिया कि भाई वो कंबाइंड मोशन नहीं कर पा रही, वो अलग अलग स्लिप हो रही, B ग्राउंड पर किसी अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, A बी के ऊपर किसी अलग एक्सेलरेशन से जा रही। अब देखो स्लिपिंग सिर्फ बी और ग्राउंड के बीच में नहीं रहेगी, ए और बी के बीच में भी होगी। तो जहां मोशन स्लिपिंग दिख जाएगी रिलेटिव मोशन, वहां आप कौन सा फ्रिक्शन लोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लोगे। तो वही यहां पर लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना होगा? सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ए पर कौन सी फोर्स लगेगी? F तो लग ही रही थी, और इस पे जो फ्रिक्शन होगा ऑब्वियस सी बात है, जो डायरेक्शन आपने फ्रिक्शन की दिखाई थी वो वही रखना, वो वही रहेगी। वो कितनी होगी? यहाँ पर F1 हो जाएगी। और B पर क्या हो जाएगी बच्चों? B पर देखो F2 तो लग ही रही थी, F2, और यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू? भाई इसका अपोजिट हो जाएगी, F1, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नहीं? इसका A का एक्सेलरेशन हम A1 मान लेते हैं और B का एक्सेलरेशन हम लोग A2 मान लेते हैं। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देना है। A के ऊपर अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं फॉर A, तो A के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? F इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है F माइनस Fk1 इज इक्वल टू मास हो गया m1 इंटू एक्सेलरेशन a1,
ठीक है। उसी तरह से फॉर बी क्या क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है क्या है फोर्स, Fk1 माइनस Fk2 इज इक्वल टू मास m2 इंटू A2। यहाँ से आपको A1 और A2 की वैल्यू पता चल जाएंगी। और फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको पता ही, A और B के बीच में फ्रिक्शन जो है वो Fk1 हो जाएगा और B और ग्राउंड के बीच में Fk2 हो जाएगा। बात समझ गया। इस इक्वेशन में Fk1 और Fk2 आप पहले ही निकाल चुके हो, μk1 इंटू n1 μk2 इंटू n2। F की वैल्यू दे रखी होगी, मास दे रखा होगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएंगे। तो आपको सब कुछ पता चल गया, कह दोगे सर बिल्कुल पता चल गया। अब हम लोग शुरुआत से एक बार बच्चों हम लोग इसका रिविजन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और हम लोग समझ जाएंगे। क्या हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए सबसे पहला काम क्या करना है कि हर सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता कर लेनी है। FL1 और Fk1 जैसे कि A और B के बीच में, और B और ग्राउंड के बीच में FL2 और Fk2 हमने पता कर लिया। उसको पता करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, अब ऑब्वियस ही बात है 1 वाली सरफेस के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू जी, A का मास हमने M1 माना है, और 2 वाली सरफेस के लिए हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू जी। इतना आप समझ गए थे, कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए थे। फिर हमने क्या देखा कि 3 टाइप के केस हो सकते हैं कि ब्लॉक या तो एक साथ आगे बढ़ रही हो सेम एक्सेलरेशन से, या वो आगे बढ़ रही हैं लेकिन अलग अलग आगे बढ़ रही, या तीसरा केस ये हो सकता है कि लोअर ब्लॉक वहीं की वहीं रह जाए, अपर ब्लॉक उसके ऊपर मूव कर जाए। और हमने जाना कि फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में लग सकती हैं और किसी भी ब्लॉक पे लग सकती हैं, दोनों पे लग सकती हैं, एक पे लग सकती है, अलग अलग डायरेक्शन, वो कुछ भी केस हो सकता है। फिर हमने क्या जाना कि भाई सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, हमें ये पता करना है क्या ब्लॉक भी लोअर ब्लॉक मूव करेगी भी कि नहीं, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स क्या वो मूवमेंट पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जिस ब्लॉक पर फोर्स बाहर दिख रही है वो दिखा दी, और बी और ग्राउंड के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो वो दिखा दिया। यहाँ पर मैंने F2 मान लिया था, ठीक है, वो जो भी वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें क्या दिखाना है, कैलकुलेट करना है कि भैया बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर फोर्स उससे ज़्यादा होगी तभी ब्लॉक आगे बढ़ सकती हैं। तो हमने क्या कैलकुलेट करा, FL2 हम कैलकुलेट कर ही चुके थे। F की वैल्यू को देखेंगे, अगर वो μs2 इंटू n2 यानी कि FL2 से ज़्यादा है तो ब्लॉक्स आगे बढ़ेंगी। अब वो कैसे बढ़ेंगी ये हमें नहीं पता, वो कंबाइंडली भी बढ़ सकती हैं या अलग अलग बढ़ सकती हैं। अब जानने के लिए कि वो अलग अलग बढ़ेंगी या कैसे बढ़ेंगी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे स्टेप 2 में कि हाँ भाई दोनों एक साथ ही बढ़ रही हैं और इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन AC है। उसको AC को निकालने के लिए हमने क्या करा था, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था उसमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो जितनी भी फोर्सेस, नेट सम ऑफ फोर्सेस दिख रही हैं इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इतनी। जब हमने ये कर लिया तो अब हमें ये पता करना है जो हमने माना है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी वाली ब्लॉक है जिस पर फोर्स नहीं लग रही उस पर अपना पूरा फोकस दे देंगे। तो ए पर हमने जो फोर्स थी वो दिखा दी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा दी जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करते हुए दिखा दिया। बी पे हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर वाले केस में कैसे दिखाई, हमें ये पता था कि बी आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसा होना चाहिए जो उसको आगे मूव करे, बात ठीक है। तो वो हमने वैल्यू दिखा दी। अब हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड बी उसकी वैल्यू है FL1 जो कि है μs1 इंटू n1। हमें अब निकालनी है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, रिक्वायर्ड वो वाली फ्रिक्शन की वैल्यू जो इन दोनों को चिपका के आगे बढ़ा सकती है। उसको निकालने के लिए हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करा, बी पर हमने अप्लाई करा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ की वैल्यू आगे। अब हमें पता है कि अगर रिक्वायर्ड वैल्यू अवेलेबल वैल्यू से कम होगी, एफ की वैल्यू लेस देन FL1 होगी, लेस देन इक्वल टू FL1 होगी, देन ब्लॉक विल मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन AC। ठीक है, हमने ये स्टैब्लिश कर लिया। उसके बाद हमने पता करा कि जब वो कंबाइंड एक्सेलरेशन से चलेंगी तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, वो कौन सी वैल्यू होगी, रिक्वायर्ड वैल्यू, ना कि मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू, क्योंकि फ्रिक्शन लाई करता है 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जब वो दोनों एक साथ AC से चल रही तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो है F, ना कि मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ गए। तो वो हमने कह दिया, क्या कह दिया कि भाई फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज F। और तीसरा हमने क्या बता दिया, फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड ग्राउंड जो कि हम लोग पहले ही बता चुके थे कि स्लिपिंग हो रही है, तो वो F के 2 हो जाएगा। इतना समझ गए, कहोगे सर समझ गए। अब तीसरा कंडीशन क्या थी
कि भाई मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो अवेलेबल फ्रिक्शन वैल्यू FL1 से ज़्यादा है, उस केस में ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगी। ए किसी एक्सेलरेशन A1 से मूव करेगी, बी किसी एक्सेलरेशन A2 से मूव करेगी। अब ऑब्वियस ही बात है, ए और बी जब स्लिपिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है जो फ्रिक्शन की कंडीशन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कंडीशन। तो यहाँ पर ए पर जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन की वो क्या होगी FK1, और बी के ऊपर वाली सरफेस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में FK1, बी और ग्राउंड के बीच में FK2 ही रहेगी। और आप FK1 और FK2 तो सबसे पहले कैलकुलेट कर चुके थे। हमें A1 पता करने के लिए ए पर क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, F माइनस FK1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1, और बी पर FK1 माइनस FK2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। इन दोनों इक्वेशन से A1 A2 पता चल जाएंगे। और फ्रिक्शन तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B ये हो जाएगा आपका FK1 जो कि होगा μK1 इंटू N1, और उसी तरह से फ्रिक्शन बिटवीन B एंड ग्राउंड ये हो जाएगा आपका FK2 जो कि हो जाएगा μK2 इंटू N2। ठीक है, ये बच्चों बस इतना ही है। कह दो कि सर बस इतना है, देखो तुमको समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा अरे ये तो इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि हम लोगों ने इतना समझ लिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग बच्चों क्या है, एक न्यूमेरिकल ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। ये मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन अलग अलग कर दिए हैं। तुम मत ये समझना कि जब तुमको क्वेश्चन आएगा तो ये पहले ही बता देगा कि ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं, तब तुम निकालोगे क्या, तब तो खाली कैलकुलेशन करने को तुमको क्वेश्चन तोड़ो देगा वो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, बाइफरकेट कर दिया। पहले हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें ब्लॉक्स एक साथ चल रही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द फिगर शोन MA, मास ऑफ A दे रखा है 10 kg, मास ऑफ B दे रखा है 20 kg, अप्लाइड फ्रिक्शन जो फोर्स है। अब देखो ये वाले केस में मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें फोर्स नीचे लग रही हो ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, डर जाओ पता चला कि अरे सर ये तो नीचे फोर्स लगा दी। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। यानी ए और बी के बीच में हमें फ्रिक्शन पता करना है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्या पता करना है, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन पता करना है और इन दोनों का एक्सेलरेशन पता करना है। अब एक चीज़ अच्छी कर दी है कि यहाँ पर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू देखो सेपरेट नहीं दे रखी, म्यू की वैल्यू सिर्फ एक दे रखी, ए और बी के बीच में 0.4, और बी और ग्राउंड के बीच में कहा जा रहा है कि भैया ये सरफेस स्मूथ है, यानी यहाँ पर किसी टाइप का फ्रिक्शन नहीं। तब तो और आसान हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंबाइंड FBD बनाएंगे। स्टेप वन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर स्टेप 1 तो ये था कि हमें चेक करना था कि ये आगे बढ़ेगी भी कि नहीं। अब थोड़ा भी दिमाग लगाओ, सब पता चल जाएगा। देखो हमने ब्लॉक A बनाई और क्या बनाया, ब्लॉक B बना दिया। इसका कंबाइंड जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको कौन कौन सी फोर्सेस दिखेंगी, आपको सिर्फ ये वाली फोर्स दिखेगी 90 न्यूटन की। और कोई फोर्स क्या बी और ग्राउंड के बीच में इस केस में कोई फोर्स है नहीं है भाई, क्योंकि ये स्मूथ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास जब फोर्स ही F = 90 है तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये 90 न्यूटन सफिशिएंट है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड आपका स्मूथ है। किसी टाइप की फ्रिक्शन तो आपको ये जो F > FL2 हम लोग निकालते तो वो करने की जरूरत ही नहीं, ग्राउंड तो स्मूथ है आपका, तो मोशन तो होगा। अब वो मोशन कैसा होगा वो पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ और यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन के लिए देखो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप सारी फ्रिक्शन की वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन पता कर लो। तो मेरी ड्राइंग यहाँ पर बहुत गंदी हो जाती। देखो ये क्या था, ब्लॉक ए कितना है 10 kg है, और ब्लॉक बी कितना है 20 kg है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 दे रखी है, और फोर्स हमारा कितना लग रहा है 90 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो कंबाइंड FBD तो बना ही हुआ है, इसमें क्या है मुझे अलग से बनाना है। अब देखो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या होगी बच्चों, AC हो जाएगा, मैं बार बार वो सब नहीं करूँगा, या मैं चलो अच्छा दिखाई देता हूँ। नेट फोर्स मान लेते हैं इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन AC से हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो AC निकालने के लिए क्या करोगे, नेट फोर्स इन X डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। नेट फोर्स कितनी है, क्या दिख रही, 90 न्यूटन ही तो दिख रही भाई, ग्राउंड और इसके बीच में तो कोई फोर्स ही नहीं रहेगी। मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा 10 + 20 इंटू AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 / 30, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको AC की वैल्यू पता चल गई।
कहते हो सर ठीक है पता चल गई। अब आपको क्या पता करना है, अब आपको N1 और N2, N1 क्या है, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ बच्चों, ये गलत तरीका है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जगह नहीं बची इसलिए दिखा देता हूँ। तो N1 बच्चों कितना हो जाएगा, N1 जैसे कि मैंने पहले बताया N1 हो जाएगा वेट ऑफ 10 kg, तो हो जाएगा 10G, अगर G को 10 ले लो तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह N2 हो जाएगा 10 + 20G, हो जाएगा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 300 न्यूटन आ जाएगी भाई। 10 + 20 30, 30 × 10 300 न्यूटन आ गए। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी के बीच में मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन क्या है, एफ एल ही मानो, यहाँ 1 और 2 मानने की बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि बी और ग्राउंड के बीच में कुछ यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, तो एफ एल हमने मान ली। एफ एल की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू × N1 हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर म्यू एस और म्यू के दे नहीं रखा है, सिर्फ म्यू दे रखा है, और एन की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट ही कर चुके हैं, तो ये वैल्यू रख दो बच्चों जरा, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एल म्यू हो जाएगा 0.4 × N1 की वैल्यू आप 100 निकाल चुके हो, ये वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। ठीक है, तो एफ एल की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, इसको एक साइड में रख लेना, मतलब ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमें चेक करना है कि जो हमने मान लिया है कि ये 3 मीटर/सेकंड² से मूव करेगा पूरा सिस्टम आगे, वो सही है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखो पहले, फिर मैं बताता हूँ। देखो ये समझ गए ना, हमने जो जो चीज़ें पहले निकालनी थी वो सबसे पहले निकाल के रख ली हैं। अब हमें अलग अलग ब्लॉक को कंसीडर करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, कौन सी ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, ऊपर वाली ब्लॉक है, जो ए है, इस पर फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन हमने क्या माना है कि भैया पूरा सिस्टम एसी से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि ऐसी कौन सी फोर्स है 10 kg पर जो इसको आगे बढ़ा के ले जा रही है। अरे भाई ये जो 10 और 20 के बीच में फ्रिक्शन है वही तो इसको आगे बढ़ा के ले जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, जिसको हम एफ मान लेते हैं। इसलिए बच्चों मैं बार बार ये समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बी पर ये जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, और ग्राउंड और इसके बीच में तो किसी टाइप का फ्रिक्शन है नहीं, और ये आपकी F = 90 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बी पर जो फोर्स लगाई जा रही है इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, बी ए के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ना चाह रही है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ। ए बी के रिस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ रहा जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, आगे की तरफ। ऐसे भी समझ सकते हो, न्यूटन सेकंड लॉ से भी समझ सकते हो। ठीक है, जनरली आप यही करना कि जिस पर फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो भाई, बी आगे बढ़ना चाहती है तो इस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, इस वाली सरफेस पे, तो इसका अपोजिट ए पे जाएगा। कैसे भी आप सोचो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप सही निकाल लोगे, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। चलो ये समझ गए आप, तो हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन दे एफ पता कर ली। अब एफ क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो मैं बता देता हूं कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है कि भाई इतनी तो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी ही चाहिए, तभी ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ जुड़कर 3 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे। अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो भाई अलग अलग मूव करेंगे। अब हमें एफ की वैल्यू पता करनी है, तो हम किस पर जाएंगे, किस वाली ब्लॉक पे जनरली कंसीडर करना है, हम ए पर। अब करने को आप बी पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। मेरे दिमाग में आया था कि भाई मान लो दोनों पे फोर्स लग रही है, तब तो हमको किसी एक को तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। मैं ए को कर रहा हूँ, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। फॉर ए पर बच्चों देखो, ए का मास कितना दे रखा है, ए का मास है 10 kg। इस पर कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ फ्रिक्शन लग रही है एफ, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ एसी है, और आप एसी कैलकुलेट कर चुके हो, सिंस एसी = 3 मीटर/सेकंड²। देयरफॉर एफ = अब भाई नेट फोर्स = क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स सिर्फ एफ लग रही है, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, यानी m1 मैंने मान लिया है, तो एफ = क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्सेलरेशन 3, ये आ जाएगी वैल्यू 30 न्यूटन। अब देखो एफ की वैल्यू आपकी आ गई 30 न्यूटन, और एफ एल की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है आपका 40 न्यूटन, और आपको ज़रूरत सिर्फ 30 न्यूटन की है, यानी कि सिंस एफ इज लेस देन एफ एल, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर।
ठीक है, ये आपने यानी कि जो माना था वो सही माना था। अब बारी आएगी आंसर लिखने की, तो आंसर क्या होगा, ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक आंसर ये हो गया। और फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन सिर्फ ए और बी के बीच में, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है कि जो एक्चुअल फ्रिक्शन की वैल्यू उसमें लग रही है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, उससे कम है, जैसे मैंने समझाया था। वो वैल्यू कितनी आ रही, 30 न्यूटन। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं, वो क्या करके आएंगे, यहाँ पर 40 न्यूटन लिख देंगे, वो जो म्यू इंटू एन की वैल्यू निकाली है वही लिख देंगे। अरे भैया, जब तुम देख रहे हो कि फोर्स इस तरीके से लग रही है कि दोनों को एसी एक्सेलरेशन से आगे खींच रही है, और उसके लिए जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा फ्रिक्शन, कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो अवेलेबल फ्रिक्शन जो है वो वैल्यू नहीं होगी, जो रिक्वायर्ड है वो होगी 30 न्यूटन। बात समझ गए। अगर ये कंडीशन ना सेटिस्फाई होती तो एफ के वाली वैल्यू होती, वो सब बाद में हम लोग जब न्यूमेरिकल समझेंगे तब लगाएंगे। इसको देख लो एक बार, इस न्यूमेरिकल देखा है कितनी आसानी से सॉल्व हो गए। अगर हम लोगों ने इतना ज्ञान ना लिया होता तो हम लोगों को ये सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, चलो आराम से समझ गए हम लोग, बहुत सारा समझ गए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर ये लेक्चर 2 घंटे का होगा, तुम चिल्लाने लगोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग केसेस के। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।